A very good morning students. Last class में हमने पढ़ा था phylum Aschelminthes which were commonly called roundworms, and today we will read the next phylum, that is phylum Annelida. Annelida phylum जो है, इन worms को हम ringed worms या segmented worms भी कहते हैं. Now why they are called so? स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, जब हमने एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया रीड किए थे तो वहाँ हमने पढ़ा था कि एनेलिडा फाइलम के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वर्म्स हैं, उनकी बॉडी में अगर हम बाहर से देखें, जैसे सपोज इफ दिस इज द ऑर्गेनिज्म, तो बाहर से देखने पे इस तरह से सेगमेंटेशंस मिलते हैं विच आर रिंग लाइक. और अगर आप इनकी बॉडी को अंदर से कट करेंगे तो भी आपको जो इनकी बॉडी की कैविटी है उसमें प्रॉपर सेप्टाज मिलेंगे. दैट मीन्स दे हैव बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, जिसे हमने ट्रू सेगमेंटेशन कहा था. ऑलराइट, सो लेट अस राइट दैट व्हाई दे आर कॉल्ड एनेलिडा. बिकॉज इन लैटिन लैंग्वेज, ये क्वेश्चन पूछते हैं, इन लैटिन लैंग्वेज एन्युलस का मतलब होता है लिटिल रिंग्स, छोटी छोटी रिंग्स. और क्योंकि इनकी बॉडी में रिंग शेप के सेगमेंट्स हैं, दे हैव द बॉडी सेगमेंट्स which are ring like. Body segments are ring like. That is why this phylum is called Annelida. Annulus से ये word लिया गया है. All right. So that is why they are known as Annelida phylum. क्योंकि rings हैं तो इसे ringed worms बोल देते हैं, और इनमें segmentation मिलते हैं, so it is also called segmented worms. So now let us write down that इसमें कैसा सेगमेंटेशन मिलेगा, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, यानी बाहर से भी बॉडी डिवाइडेड है सेगमेंट्स में और इंटरनली भी प्रॉपर ट्रू सेप्टाज मिल रहे हैं. सो दे शो बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंटेशन. और अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, इन सेगमेंट्स को हम मेटामियर्स कहते थे, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि दे हैव बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेटामियर्स, एंड दिस इज ट्रू सेगमेंटेशन. ट्रू सेगमेंटेशन. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ आवर एग्जाम. एग्जाम में पूछते हैं कि बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इज फाउंड इन. देयर विल बी ओनली वन आंसर, दैट इज फाइलम एनेलिडा. सो लेट अस पुट अ डबल टिक ऑन दिस पार्ट. नाउ इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ये अगर आप स्टूडेंट्स में से किसी को गार्डनिंग का शौक हो, इफ़ यू आर इन द हैबिट ऑफ गार्डनिंग, बागबानी, तो आपको बहुत कॉमनली इसका एक ऑर्गेनिज्म फाइंड होगा जो सॉइल में रहता है, मिट्टी में, और मिट्टी में छेद कर देता है, अपने बिल बनाता है, जिससे कि जो मिट्टी है, सॉइल है, वो पोरस हो जाती है और फर्टाइल हो जाती है. बिल्कुल, यू हैव गेस्ड इट राइट, दे आर कॉल्ड अर्थवर्म्स. मैं केचुए की बात कर रही हूँ, जो कॉमनली गार्डन में, लॉन्स में, गीली मिट्टी में हमें मिलते हैं, और इन्हें फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स भी कहते हैं क्योंकि ये सॉइल को फर्टाइल बना रहे हैं. अर्थवर्म को डिटेल में हम सेपरेटली पढ़ेंगे. आज तो हम इस फाइलम के जनरल कैरेक्टर्स रीड कर रहे हैं. ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द अदर जनरल कैरेक्टर्स. आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि एनेलिडा फाइलम है, तो इसमें किस तरह का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गन सिस्टम, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है लास्ट फाइलम से, राउंडवर्म से. सो ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बॉडी प्लान कैसा होगा, वो भी ऑलरेडी राउंडवर्म से शुरू हो चुका है. ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. दैट मीन्स दे विल हैव अ कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल with two openings. One will act as mouth and one will act as anus. So tube within tube body plan. All right, and what does this mean? This means that हम ऑलरेडी इसे पढ़ चुके हैं, पर हम यहाँ एक बार वापस लिख लेते हैं. एलिमेंट्री कैनाल with two openings.
that is one will act as mouth through which food will enter inside the body and one will act as anus. All right. So organ system level, tube within tube, body plan. अब आप लोग जानते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्लैटीहेलमिन्थस फ्लैट वर्म से ही जो एनिमल्स हैं वो कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब इनमें कितनी जर्म लेयर्स होंगी, 3 जर्म लेयर्स. दैट मीन्स इसमें एक्टोडर्म, मीसोडर्म एंड एंडोडर्म तीनों प्रेजेंट होंगे. ये सब पॉइंट्स हम लोग डिटेल में पहले रीड कर चुके हैं, अभी तक आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए. सो दे हैव ऑल द 3 जर्म लेयर्स in their evolutionary life. All right. Now let us talk about their body symmetry. बिल्कुल humans की तरह ये भी कैसे हैं, bilaterally symmetrical, means they can be divided into 2 equal halves only by one vertical plane, and you know that we call this bilateral symmetry. Okay, so they have organ system level of organization, they have tube within tube body plan, that means they have 2 openings in their digestive tract, they are triploblastic, they have both internal and external segmentation and they have bilateral symmetry. ये जो points हैं students, ये already हमको दोनों round worms में भी मिल चुके हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक फ्लैट वर्म से स्टार्ट हो चुका है, बाइलेटरल सिमेट्री भी फ्लैट वर्म से स्टार्ट हो चुकी है. पर ये जो कैरेक्टर है ये इसका यूनिक कैरेक्टर है, इसलिए हमने डबल टिक लगाया है. आप लोग इसे वापस अच्छे से नोट कर लें कि इसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों सेगमेंटेशन मिलते हैं. नाउ इस फाइलम से एक और बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल कैरेक्टर स्टार्ट हुआ है. जब भी हम कोई कैरेक्टर की स्टार्टिंग पढ़ते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से. यहाँ से पहली बार ट्रू बॉडी कैविटी यानी सीलोम डेवलप हुई है. अगर आपको याद हो, फ्लैट वर्म्स वर एसीलोमेट्स, राउंड वर्म्स वर सूडोसीलोमेट्स, बट दे आर द फर्स्ट ट्रू सीलोमेट्स. सो लेट अस राइट देम डाउन दैट ट्रू बॉडी कैविटी विच यू कॉल सीलोम. और वो कैसी वाली सीलोम है आपको याद है, 2 तरह से बनती थी, by splitting of mesoderm which we call schizocilome and by evagination of gut wall जिसे हमने enterocoelom नाम दिया था. यहाँ पे true body cavity या सीलोम मिलती है and it is a schizocilome type started from this phylum. क्योंकि यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे एग्जाम का. ये आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न होना चाहिए. और कौन से टाइप की है, इट इज शाइजोसीलोम. ओके, एक बार हम लिख लेते हैं. शाइजोसीलोम का मतलब वापस से, इट इज फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मीसोडर्म. ऑलराइट स्टूडेंट्स, आइए अब इसके कुछ और कैरेक्टर्स को हम रीड करते हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ दीज एनिमल्स. ये लैंड पे भी मिलते हैं, जैसे हमने अर्थवर्म की अभी बात की थी. दे कैन बी फाउंड इन वाटर ऑल्सो. वाटर में ये फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं और मेराइन वाटर में भी मिल सकते हैं. So that means they can be terrestrial, found on land like earthworm, or they can be aquatic. And in aquatic they can be fresh water, that means in sea, river, ponds, lakes. I'm sorry, not sea. Sea कौन से हो जाएंगे, marine water, sea and ocean. ठीक है. अब इनकी हैबिट, जो एनेलिडाज होते हैं ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी होस्ट, एंड दे कैन ऑल्सो बी पैरासाइट्स. दैट मीन्स दे विल बी डिपेंडेंट ऑन द होस्ट एंड दे विल टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट एंड इन रिटर्न वो उन्हें हार्म करेंगे, दैट इज दे विल कॉज डिजीज टू द होस्ट. सो नाउ लेट अस राइट about the
हैबिट। कैसी हैबिट हो सकती है? दे कैन बी फ्री लिविंग और दे कैन बी पैरासाइट्स। Alright, so this was about the habit and habitats. अब आइए एक एक सिस्टम इसका रीड करते हैं कैसा होता है। फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। राउंड वर्म से ही डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, यानी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल मिलेगी विथ 2 सेपरेट ओपनिंग्स। सो हियर ऑल्सो दे हैव अ कंप्लीट elementary canal with 2 openings, that is mouth and anus. इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वेल डेवलप्ड है। दे हैव अ प्रॉपर माउथ, दे हैव अ प्रॉपर फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, ये सब पूरा कंप्लीट बन जाता है। और ये भी राउंड वर्म्स की ही तरह मस्क्यूलर फेरिंग्स के थ्रू अपना जो न्यूट्रिशन है उसे सक करते हैं। सो हाउ डू दे टेक देयर न्यूट्रिशन? दे ingest food, that is intake. They ingest food, ये क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स, with help of muscular pharynx. Muscular pharynx. All right. So this is an important question. And they have a complete alimentary canal. ठीक है। यहाँ हमने बात की मस्कुलर फेरिंग्स की, यानी कि इनकी बॉडी वॉल जो है उसमें मसल्स डेवलप हो गई हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट देयर बॉडी वॉल नाउ। बॉडी वॉल अगर आपको राउंड वर्म्स की याद हो स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर वो 3 लेयर्स मिलती थी। उसमें सबसे बाहर क्यूटिकल थी, नॉन लिविंग लेयर, उसके ठीक नीचे एपिडर्मिस थी जो मल्टी न्यूक्लिएटेड थी, और उसके नीचे मस्कुलर लेयर मिलती थी। यहाँ भी तीनों लेयर्स हैं बट डिफरेंस है। मैं आपको इसे कंपेयर करके पढ़ा रही हूँ क्योंकि दोनों के कंपैरिजन पे क्वेश्चन आता है। सो इट हैज़ फॉलोइंग लेयर्स। ओके, लेट अस राइट देम वन बाय वन। सबसे बाहर होती है क्यूटिकल, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। कैसी होती है ये? दिस इज रिजिड, हार्ड, क्योंकि इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, एंड नॉन लिविंग। क्यूटिकल के नीचे जो लेयर प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। बिल्कुल राउंड वर्म्स की तरह है, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है। राउंड वर्म्स में जो एपिडर्मिस थी वो मल्टी न्यूक्लिएटेड थी, जबकि जिसे हमने सिंसाइशियम कहा था, जबकि ऐसा कोई कंडीशन यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिडर्मिस इज फाउंड ओनली इन राउंड वर्म्स, नॉट इन एनालिड्स। सो दिस शुड बी केप्ट इन माइंड। और इसके नीचे दिस विल बी द लिविंग लेयर, इसके नीचे होगी मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर पे इसके क्वेश्चन आता है, आप लोग ध्यान से इसे सुने, अंडरस्टैंड करें और लर्न करें। राउंड वर्म की मसल लेयर में केवल लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स मिलते थे, जबकि एनेलिडा में लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स तो मिलते ही हैं, साथ में सर्कुलर मसल फाइबर्स भी मिलते हैं। दे हैव बोथ द मसल फाइबर्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आवर एग्जाम। सो आई एम पुटिंग अ डबल स्टार हेयर। कौन कौन से फाइबर्स हैं इसमें? बोथ लॉन्गिट्यूडनल, जो हमें राउंड वर्म्स में भी मिले थे, एंड सर्कुलर, ये पहली बार इसी फाइलम में मिल रहे हैं, मसल फाइबर्स। ऑलराइट, सो दिस शुड बी केप्ट इन माइंड। ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेथड ऑफ रेस्पिरेशन। हमने इसका डाइजेशन पढ़ा, हमने इसकी बॉडी वॉल पढ़ी, अब हम बात करते हैं इसके रेस्पिरेशन की।
इस फाइलम तक भी स्टूडेंट कोई प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं बना है, ये भी जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन से ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज करते हैं, दैट इज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. इट इज़ टू बी नोटेड दैट अभी तक कोई भी प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर्म नहीं हुआ है, वो फॉर्म होंगे अगले फाइलम से जो हम बाद में पढ़ेंगे. तो हम यहाँ लिख लेते हैं दैट रेस्पिरेशन किस तरह से है, रेस्पिरेशन दैट इज O2 CO2 एक्सचेंज बाय diffusion, that means by from higher concentration to lower concentration through body surface. No gills, no lungs, no special respiratory organs have developed. All right, आप इसे note down करें, then we'll move on to the next system of Annelida. All right students, now let's learn about the excretion of annelids. ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके प्री मेडिकल टेस्ट के लिए. अभी तक जो हमने फ्लैट वर्म्स और राउंड वर्म्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पढ़े थे, जिन्हें हमने फ्लेम सेल्स कहा था प्लैटीहेल्मिन्थस में, एंड दे वर सोलेनोसाइट्स और रेनिथ सेल्स इन राउंड वर्म्स, वो दोनों प्रोटोनेफ्रीडिया टाइप के थे. यहाँ पहली बार एडवांस टाइप का एक्सक्रीटरी ऑर्गन दैट इज मेटानेफ्रीडिया टाइप का एक्सक्रीटरी ऑर्गन इवॉल्व हुआ है, जिसे कहते हैं नेफ्रीडिया. This is very important. It should be learnt by heart. Nephridia. क्या है nephridia? They are organ for or of excretion and osmoregulation. That is water balancing भी यही करते हैं. And osmoregulation. और ये कैसे टाइप के हैं? दे आर मेटानेफ्रीडिया टाइप. ये सारे पॉइंट्स पे क्वेश्चन आता है. नंबर 1 क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन या ऑस्मोरेगुलेशन इन एनेलिडा. सो इट इज नेफ्रीडिया. देन नेफ्रीडिया आर मेटानेफ्रिक टाइप और दे आर मेटानेफ्रीडिया. किस तरह से होते हैं आइए इसको समझते हैं. जैसे ये इनकी बॉडी कैविटी है, सपोज दिस इज द बॉडी कैविटी ऑफ द स्पेस. ऑलराइट, अब ये जो नेफ्रीडिया होता है ये बहुत एडवांस टाइप का है. इसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं. एक ओपनिंग्स जो है वो बॉडी कैविटी से जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको सीलिया के थ्रू अपने माउथ से ओपनिंग से अंदर ले लेती है, और इसमें सीलिया रहते हैं जिससे ये उसको अपनी ट्यूब से पास करती है. कैसे, आइए इसको ड्रॉ करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. इस तरह से ये इसका माउथ है, फनल शेप्ड. ऑलराइट, इसमें ये सीलियाज लगे हुए हैं. ये जो माउथ है ये कंटिन्यू करेगा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, कुछ इस तरह से. ओके, दिस इज अ कंप्लीट नेफ्रीडिया. ये मैंने एक नेफ्रीडिया ड्रॉ किया है, ऐसे कई सारे नेफ्रीडिया होते हैं. दिस इज अ नेफ्रीडिया, और एक नेफ्रीडिया को हम नेफ्रीडियम कहते हैं. नेफ्रीडिया इसका प्लूरल है. सो दिस इज अ नेफ्रीडिया. इसमें ये जो है दिस इज नेफ्रोस्टोम, यानी इसका माउथ, जिसके थ्रू ये मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी कैविटी से कलेक्ट करेगा. इन सीलिया की हेल्प से ये इसको पास करेगा. तो ये जो पूरा पोर्शन है इसका ट्यूब, दिस इज कॉल्ड नेफ्रिक ट्यूब और टिब्यूल. और फिर ये जो लास्ट में ओपनिंग है, पोर है, इसे हम कहते हैं नेफ्रीडियोपोर. जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट इसने इकट्ठा किया है उसको ये जो नेफ्रीडियोपोर है ये या तो बॉडी की वॉल पे ओपन हो जाएगा तो बॉडी से बाहर फेंक देगा, या ये इसको इंटेस्टीन में डाइजेस्टिव सिस्टम में डाल देगा और फिर ये फीसिस के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाएगा. सो ये जो नेफ्रीडियोपोर है ये 2 जगह
इस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को डिस्कार्ड आउट कर सकता है। एक, या तो ये एलिमेंट्री कैनाल में भेज दे इनटू एलिमेंट्री कैनाल, और या बॉडी वॉल इनटू बॉडी वॉल। ऑलराइट, सो अगर ये बॉडी वॉल में फेंक रहा है, बाहर बॉडी के डायरेक्ट थ्रो कर रहा है, तो हम इसे एक्सोनेफ्रिक नेफ्रीडिया कहते हैं। एक्सो मीन्स आउटसाइड, इट इज थ्रोइंग द वेस्ट आउटसाइड द बॉडी डायरेक्टली। और अगर ये एलिमेंट्री कैनाल में पहले थ्रो कर रहा है और फिर फीसिस के थ्रू वो बॉडी से बाहर जा रहा है, तो हम इसे कहते हैं एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया। एंटेरो हम जानते हैं एलिमेंट्री कैनाल के लिए यूज करते हैं। सो दिस इज एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया। Alright, so these are the two types of nephridia. They are the organ of excretion and osmoregulation, and they are metanephric type. This is a very very important question from your exam point of view. Now we have talked about the digestive system, the respiratory system and the excretory system. अब हम आते हैं इसके skeletal system पे। इसमें भी फ्लैट वर्म्स, राउंड वर्म्स की तरह स्केलेटल सिस्टम एब्सेंट होता है। सो स्केलेटल सिस्टम एब्सेंट। फिर इसका शेप कैसे मेंटेन रहता है? इसकी जो बॉडी कैविटी है उसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है, बॉडी कैविटी को हम कहते हैं सीलोम, जो फ्लूइड फिल्ड हो गया वो कहलाएगा सीलोमिक फ्लूइड। वो इसके शेप को मेंटेन करके रखता है और उसे ही हम कहते हैं कि वो हाइड्रोस्केलेटन फॉर्म कर रहा है, सेम जैसा हमने राउंड वर्म्स में पढ़ा था। सो वील राइट दैट द सीलोमिक फ्लूइड, ये पूछते हैं कि इसका शेप कैसे मेंटेन होता है। सीलोमिक फ्लूइड मेंटेन्स शेप, दैट मीन्स इट एक्ट्स एज हाइड्रोस्केलेटन। हाइड्रोस्केलेटन, ऑलराइट, दिस इज इंपॉर्टेंट कि एनेलिडा का हाइड्रोस्केलेटन कौन बनाता है? सीलोमिक फ्लूइड फॉर्म करता है। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर आपको याद हो, फ्लैट वर्म्स और राउंड वर्म्स दोनों में ही हमने सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट पढ़ा था। ये पहला फाइलम है जहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम इवॉल्व हुआ है। हमने इनिशियल क्लास में रीड किया था सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का होता है। अगर ब्लड वेसल्स के अंदर, कैपिलरीज के अंदर फ्लो करता है, यानी क्लोज्ड होता है इनसाइड कैपिलरीज, तो उसे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जैसा ह्यूमंस में होता है। और अगर ब्लड कैपिलरीज एब्सेंट होती हैं, ब्लड बड़े बड़े जो बॉडी कैविटी उसमें डायरेक्टली फिल्ड होता है, तो उसे कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एनेलिडा में दोनों ही सिस्टम्स मिलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ एनेलिडा में हमारी तरह क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। सिर्फ एक एनेलिडा जिसे लीच कहते हैं, अगर आपने नाम सुना होगा, जॉक, जो बॉडी पे, शरीर पे चिपक जाती है और हमारा ब्लड सक करती है, उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सो लेट अस राइट कि व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम डू दे हैव? दे हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इस पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, हम इसको पहले भी लिख चुके हैं। इट शुड बी लर्न्ड बाय हार्ट। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ इसका एक्सेप्शन, एक्सेप्ट लीच। लीचेस में कैसा होता है? इट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। दोनों पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दिस इज कि दे हैव क्लोज्ड, और लीच जो है उसमें मिलता है ओपन। अब इस पे तीन तरह से क्वेश्चन आता है। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट लीच हैज करके आएगा तो हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम लगाएंगे स्ट्रेट अवे। अगर क्वेश्चन आएगा कि एनेलिडा में किस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक ऑप्शन है क्लोज, एक ऑप्शन है ओपन, एक ऑप्शन है बोथ, तो आप लगाएंगे बोथ। लेकिन अगर बोथ नहीं है तो हम क्लोज लगाएंगे, क्योंकि सिर्फ लीच में ओपन है, बाकी सब में क्लोज्ड है। और थर्ड क्वेश्चन जो इस पे बनता है वो ये बनता है कि दोनों ही सिस्टम, चाहे क्लोज्ड हो चाहे ओपन हो, दोनों ही टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार इसी फाइलम में ओरिजिनेट हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। सो लेट अस राइट दैट बोथ टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम
इवॉल्व फ्रॉम दिस फाइलम, सबसे पहले इसी फाइलम में मिले हैं। और जब भी कोई कैरेक्टर किसी फाइलम में ओरिजिनेट हो रहा है तो वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। सो दिस इज अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एनेलिडा। अब क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम मिल रहा है, यानी कि इसमें क्या मिल रहा होगा, ब्लड मिल रहा होगा। अब इंपॉर्टेंट ये है, अभी तक ब्लड कहीं भी नहीं मिला था क्योंकि अभी तक सर्कुलेटरी सिस्टम ही नहीं मिला था। ब्लड होगा तो ब्लड का एक कलर होगा। हमारे ब्लड का क्या कलर होता है, आप सब जानते हो, रेड। क्यों होता है आपको पता है, हीमोग्लोबिन के कारण। इनमें भी ब्लड रेड कलर का होता है, केचुए में, अर्थवर्म में, बिल्कुल हमारी तरह, और वो भी हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण होता है। सो दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट अस राइट दैट ब्लड इज रेड। Why? Due to presence of hemoglobin. All right? So एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि ब्लड कौन से कलर का है और किसके कारण है। लेकिन इनके हीमोग्लोबिन और हमारे हीमोग्लोबिन में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है। हमारा हीमोग्लोबिन आप जानते हो ब्लड में कहाँ मिलता है, आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर। इनके साथ ऐसा नहीं होता, अभी तक आरबीसी बने ही नहीं है। तो इनका जो हीमोग्लोबिन है वो जो प्लाज्मा है, जो ब्लड का फ्लूइड है, उसमें डिजॉल्व रहता है, घुला हुआ रहता है। और ऐसे हीमोग्लोबिन को एक और नाम दिया गया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एरिथ्रो। एरिथ्रो मीन्स रेड, सो एरिथ्रोक्रूओरिन। ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए क्योंकि कई बार हीमोग्लोबिन ना पूछकर एरिथ्रोक्रूओरिन करके क्वेश्चन आ जाता है। सो इट इज नथिंग बट the hemoglobin of Annelida, okay, and this is dissolved in plasma। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इनका हीमोग्लोबिन कहाँ मिलता है, ऑप्शंस होंगे प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। सो इट इज डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। व्हाई? बिकॉज देर आर नो आरबीसी, बने ही नहीं अभी तक आरबीसी। ऑल राइट, सो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब ब्लड में आरबीसी तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हमारे ब्लड में एक और सेल्स होते हैं, आप जानते हो, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल्स को हमारी बॉडी का सोल्जर कहते हैं, सैनिक, सिपाही। जैसे कोई अटैक होता है तो खूब सारे डब्ल्यूबीसीज जो है वो हमारी डिफेंस के लिए, रक्षा के लिए आ जाते हैं। रक्षा तो इनको भी चाहिए, प्रोटेक्शन इन्हें भी चाहिए, तो इनके पास भी डब्ल्यूबीसीज होते हैं, पर उन्हें नाम डब्ल्यूबीसी नहीं देते हैं, उन्हें अमीबॉइड सेल्स बोलते हैं। सो दे हैव हीमोग्लोबिन एंड their blood has amoeboid cells। amoeboid cells, और amoeboid cells क्या हैं? they are equal to WBC। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अर्थवर्म या एनेलिडा के जो amoeboid cells हैं वो ह्यूमन के या कॉर्डेटा के कौन से सेल्स के इक्विवेलेंट हैं, किसकी तरह फंक्शन करते हैं? दे आर लाइक आर WBC। आप इसे नोट करें, देन वील रीड अहेड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स रीड अबाउट अनदर इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ एनेलिडा। हमने इसका डाइजेशन देखा, रेस्पिरेशन देखा, एक्सक्रीशन बाय नेफ्रीडिया, सर्कुलेशन क्लोज्ड एक्सेप्ट लीच, और सर्कुलेटरी सिस्टम में ही हमने इसके ब्लड का कलर देखा। आइए अब रीड करते हैं अबाउट इट्स नर्वस सिस्टम। लास्ट फाइलम राउंड वर्म्स में हमने रीड किया था कि उनका जो नर्वस सिस्टम था वो बहुत सिंपल टाइप का था। उसमें केवल जो न्यूरॉन की सेल्स थे उनके ग्रुप बनने शुरू हो गए थे, जिसे हमने गैंग्लिया कहा था। यहाँ का नर्वस सिस्टम जो है काफ़ी एडवांस्ड हो गया है। आइए देखें इनका नर्वस सिस्टम कैसे होता है। लेट अस ड्रॉ वन एनेलिडा। हम अर्थवर्म बना रहे हैं, उसको अंदर से देख रहे हैं। सो लेट अस से दिस इज द माउथ, ये हो गया इसका फेरिंग्स, एंड दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल। हम इसे डिटेल में नहीं बना रहे हैं। दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल जिसमें ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टीन, एंड देन देयर विल बी एनस, एंड दिस इज द माउथ। ओके, अब इनमें क्या होता है ध्यान से समझें आप।
इनका जो फैरिंग्स का एरिया है यहाँ पे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, दैट मीन्स सुप्रा फैरेंजियल एंड इंफ्रा फैरेंजियल, कुछ न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स की जो सेल बॉडीज हैं वो ग्रुप बना लेती हैं, तो हम उसे कह देंगे सुप्रा फैरेंजियल गैंग्लियन या इंफ्रा फैरेंजियल गैंग्लियन. सो लेट अस ड्रॉ देम. नाउ दिस इज अ सुप्रा फैरेंजियल गैंग्लियन एंड दिस इज इंफ्राफैरेंजियल गैंग्लियन. आइए पहले इसको लेबल करते हैं, हम फिर आगे बढ़ते हैं. फैरिंग्स के ऊपर है तो सुप्राफैरेंजियल, सुप्रा वर्ड अपसाइड के लिए यूज करते हैं, और गैंग्लियन इसलिए क्योंकि ये गैंग्लियन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल बॉडी और ग्रुप ऑफ साइटॉन्स. ठीक है, और ये हो जाएगा दिस इज इंफ्राफैरेंजियल गैंग्लियन. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ गैंग्लियन. वन इज सुप्राफैरेंजियल, वेरी इजी टू रिमेंबर, एंड वन इज इंफ्राफैरेंजियल. अब आप लोग इमेजिन करिएगा, बहुत आसान है समझना, अगर ये नर्व सेल्स की बॉडी है और ये भी नर्व सेल्स की सेंटर बॉडी है, तो यहाँ से भी कुछ एक्सॉन्स निकल रहे होंगे और यहाँ इनमें से भी एक्सॉन्स निकल रहे होंगे. तो कुछ इस तरह से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं. एक साथ अगर ड्रॉ करें, यहाँ से भी एक्सॉन्स हैं इधर के, ये इधर जा रहे होंगे, इसके एक्सॉन्स ऐसे और इसके एक्सॉन्स ऐसे, तो ये पूरा एक कनेक्शन बन गया. ये सेल बॉडी, इनके एक्सॉन्स, इधर सेल बॉडीज, इनके एक्सॉन्स, तो इन्होंने पूरा एक सर्किट कंप्लीट कर लिया है. और जो एक्सॉन्स का ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं नर्व. सो हम इसको नाम देंगे, फैरिंग्स के चारों तरफ है, दैट मीन्स सर्कम सेंट्रिक फैरेंजियल. फैरिंग्स के चारों तरफ, तो सर्कम फैरेंजियल या सर्कम सेंट्रिक फैरेंजियल नर्व्स. और नर्व्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स. आपको याद होगा नर्व सेल जो हम पढ़ते थे, अगर आपको याद हो इस तरह से, ये एक्सॉन था, ये सेल बॉडी थी, तो इसका ग्रुप यहाँ और यहाँ मिल रहा है और इससे जो एक्सॉन्स निकल रहे हैं वो इधर और इधर जा रहे हैं. सो ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स. ठीक है, तो हमें तीन स्ट्रक्चर्स मिले हैं, ध्यान से देखें आप. एक सुप्राफैरेंजियल गैंग्लियन, बी इंफ्राफैरेंजियल गैंग्लियन एंड सी सर्कमसेंट्रिक फैरेंजियल नर्व्स. इन तीनों ने मिलकर एक रिंग बनाई है. इस रिंग को कहते हैं नर्व रिंग. तो इसके नर्वस सिस्टम जो है उसमें मिलती है अ नर्व रिंग. ये नर्व रिंग क्या है, अगर इस डायग्राम में देखें तो A प्लस B प्लस C, दिस इज अ नर्व रिंग. ऑल राइट, सो दे हैव अ नर्व रिंग. और इस नर्व रिंग का जो इंफ्राफैरेंजियल गैंग्लियन है, यहाँ से एक नर्व कॉर्ड निकलती है. इसको अंडरस्टैंड करना बहुत सिंपल है. ये भी वही है, ये एक्सॉन्स होंगे, फिर साइटॉन आ गया, फिर एक्सॉन, फिर साइटॉन, फिर एक्सॉन, उसके इस तरह से ये सेगमेंटेड है. हर सेगमेंट में एक एक ग्रुप आता है लाइक दिस. इसे कहते हैं, इस रस्सी जैसे स्ट्रक्चर को कहते हैं नर्व कॉर्ड. कॉर्ड का मतलब होता है रस्सी. सो दिस इज नर्व कॉर्ड. और नर्व कॉर्ड कैसी होती है इसमें, आइए लिख लेते हैं एक बार अपन, बाद में अभी. सो दे हैव अ नर्व रिंग प्लस अ नर्व कॉर्ड. ये दोनों मिलकर इसका पूरा नर्वस सिस्टम फॉर्म करते हैं. अ नर्व कॉर्ड एंड अ नर्व रिंग. ठीक है, और इनकी जो नर्व कॉर्ड होती है वो कैसी होगी, ये बिल्कुल हमें बाय हार्ट लर्न होना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इनकी नर्व रिंग जो होती है वो डबल होती है, दो होती हैं, दोनों फ्यूज हो जाती हैं. फिर ये सॉलिड होती है, ठोस होती है, और ये वेंट्रल होती है, यानी बॉडी के फ्रंट साइड में होती है. हमारी तरह नहीं, हमारी जो नर्व कॉर्ड है वो बैक रहती है, जो आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड बनाती है एंड ब्रेन बनाती है. सो देयर नर्व कॉर्ड इज डबल, सॉलिड एंड वेंट्रल.
दैट मीन्स इन द एंटीरियर रीजन। ये जो है स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, क्योंकि आगे जितने भी फाइलम्स हम देखेंगे उन सब में हम यही लिखेंगे कि उनके नर्वस सिस्टम में एक नर्व रिंग है प्लस एक नर्व कॉर्ड है, और नर्व कॉर्ड है डबल, सॉलिड एंड वेंट्रल। जितने भी हम नॉन कॉर्डेटा पढ़ेंगे यानी हेमीकॉर्डेटा तक, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा, हम सब जगह नर्वस सिस्टम में इसी लाइन को दोबारा लिखेंगे। इस तरह की नर्व कॉर्ड को कहते हैं टिपिकल नॉन कॉर्डेटा टाइप। मैं हर फाइलम में आपको नर्वस सिस्टम में यही लाइन लिखवाऊंगी कि नर्वस सिस्टम इज इक्वल टू अ नर्व रिंग, दैट मीन्स सुप्राफैरेंजियल गैंग्लियन प्लस इंफ्राफैरेंजियल गैंग्लियन प्लस सर्कमसेंट्रिक फैरेंजियल रिंग and a nerve cord arising from infrapharyngeal ganglion. So this is the nervous system of Annelida. Now coming to the reproductive system. Let's talk about reproductive system. इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। जैसे जो एनेलिडा हैं वो सारे मोस्टली बायसेक्सुअल होते हैं, मींस बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड इन द सेम ऑर्गेनिज्म। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, दैट इज द नीरिस विच इज़ यूनिसेक्सुअल। तो ये यहाँ पर जो है इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस मिलेंगे, और जब भी हम कहीं एक्सेप्शंस पढ़ते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहला पॉइंट इसका ये है कि दे आर बाइसेक्सुअल, ऑलराइट। और ब्रैकेट में जो मैं लिख रही हूँ वो और भी इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट नीरिस। नीरिस जो है वो एक मेराइन एनेलिडा है, हम अभी रीड करेंगे। सो एक्सेप्ट नीरिस, एंड नीरिस इज यूनिसेक्सुअल, unisexual, all right. So very very important, bisexual also and about nereis also, ठीक है। अब इनमें किस तरह का फर्टिलाइजेशन होता है? इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के अंदर नहीं होता, वो बॉडी के बाहर होता है। सो दैट मीन्स दे हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या किसी को याद है अभी तक हमने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ पढ़ा है? हमने अभी तक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सिर्फ एक फाइलम में पढ़ा है। अगर आपको याद हो, टीनोफोरा, जिन्हें हमने समुद्री अखरोट या समुद्री आंवला कहा था, सी वॉलनट्स और सी गूसबेरी। सो दे हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड विच इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन इज हैपनिंग आउटसाइड द बॉडी, पानी में और लैंड पे कहीं भी, बट बॉडी के अंदर नहीं होगा। ये अभी तक सिर्फ टीनोफोरा में पढ़ा था, बाकी सारे फाइलम्स में हमने इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही रीड किया है। और नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टाइप ऑफ डेवलपमेंट। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, अब तक दो तरह का डेवलपमेंट होता है। अगर यंग वन अडल्ट की तरह हैं तो हम उसे डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं, और अगर यंग वन अडल्ट से बहुत डिफरेंट है यानी लार्वा है तो हम उसे इनडायरेक्ट बोलते हैं। एनेलिडा में डायरेक्ट डेवलपमेंट मिलता है, एक्सेप्ट वापस से नीरीज। ये नीरीज बहुत खुराफाती है, ये बिल्कुल ग्रुप में नहीं चलता है, ये अपनी अलग ही कहानी चलता है। सो दे हैव डायरेक्ट डेवलपमेंट, दैट मीन्स द अडल्ट एंड द यंग वन विल बी सेम। लेकिन मैं यहाँ पे वापस से वही लिख रही हूँ, एक्सेप्ट नीरिस। दोनों पे ही बहुत क्वेश्चन आते हैं, एक्सेप्ट नीरिस। तो नीरिस में क्या मिलेगा? कोई ना कोई लार्वल स्टेज मिलेगी, और उस लार्वल स्टेज को हम कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। इस लार्वा का नाम आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, ट्रोकोफोर लार्वा। ओके, दिस इज सीन इन नीरिस, ऑलराइट। सो बाइसेक्सुअल एक्सेप्ट नीरिस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन ऑल, डायरेक्ट डेवलपमेंट एक्सेप्ट नीरिस विच हैज ट्रोकोफोर लार्वा। आप इसे नोट डाउन करें, देन वील मूव ऑन विथ अदर कैरेक्टर्स ऑफ एनेलिडा।
नाउ स्टूडेंट्स, हमने इसका डाइजेशन देख लिया, रेस्पिरेशन देख लिया, एक्सक्रीशन देख लिया, सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम एंड वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट रिप्रोडक्शन। लेकिन अभी तक हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की बात नहीं की। शायद आप में से कुछ लोगों के दिमाग में भी आया हो कि अभी तक ये तो बताया ही नहीं मैडम ने कि ये मूव कैसे करते हैं। एनिमल्स हैं भाई, मूव तो करेंगे, इट इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, हाउ डू दे मूव? सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट द लोकोमोटरी ऑर्गन। ये मैंने जान करके आपको अभी तक नहीं बताया, लोकोमोटरी ऑर्गन, क्योंकि एनेलिडा में अलग अलग टाइप के लोकोमोटरी ऑर्गन्स मिलते हैं और यही उनके क्लासिफिकेशन का बेसिस भी होता है। आइए देखें कैसे कैसे मिलते हैं। जो मेराइन एनेलिडा हैं, यानी सी वाटर या ओशन वाटर्स में रहते हैं, उनको जो लोकोमोशन के लिए ऑर्गन चाहिए वो कुछ फ्लैट होना चाहिए ताकि, और पतला सा होना चाहिए ताकि वो आराम से उसमें स्विम कर सके, जैसे कि फिशेस में होता है। सो दैट टाइप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड पैरापोडिया। क्या बोलते हैं उन्हें? पैरापोडिया। कैसे है पैरापोडिया? आइए देखते हैं। दे आर फ्लैट, लीफ लाइक, पत्ती की तरह, लीफ लाइक। और ये किस में मिलते हैं? इन मेरीन एनेलिडा। एनेलिडा, ओके। सो दे आर फ्लैट, लीफ लाइक लोकोमोटरी ऑर्गन। क्वेश्चन आता है पैरापोडिया किस फाइलम का लोकोमोटरी ऑर्गन है, या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैरापोडिया? दे आर लोकोमोटरी ऑर्गन। नाउ द सेकेंड, जो लैंड पे मिलने वाले एनेलिडा है, उनमें अगर इस तरह का ऑर्गन मिला तो वो तो मूव ही नहीं कर पाएंगे, उनको पत्ती जैसे का काम नहीं है, उनको तो सॉलिड होना चाहिए। तो इनमें एस शेप के, जैसे हमारे पाँव होते हैं इस तरह से, एस शेप के निकले हुए ऑर्गन्स होते हैं और वो एक बहुत हार्ड शुगर के बनते हैं, जिस शुगर को हम काइटिन बोलते हैं। इट इज़ अ पॉलीसेक्राइड। हम इसे बायोमोलिक्यूल्स में रीड करेंगे। इट इज़ अ वेरी हार्ड शुगर, ताकि जब वो लैंड पे चलें तो वो उस पर ग्रिप बना पाएँ। अर्थवर्म जो है वो एक लैंड पे रहने वाला एनेलिडा ही है। सो दोज आर कॉल्ड सीटी। ये वो सीटी नहीं है जो कुकर मारता है या जो आप थिएटर में मारते हैं, ये है एक लोकोमोटरी ऑर्गन एनेलिडा का। और ये कैसा है? इट इज एस शेप्ड। ये सब पे क्वेश्चन पूछते हैं। और काय का बना हुआ है? काइटिनस। काइटिनस लोकोमोटरी ऑर्गन। और ये किस में मिलेगा? इट विल बी फाउंड इन टेरेस्ट्रियल एनेलिडा। ऑल राइट। नाउ द थर्ड टाइप। कुछ एनेलिडा जो होते हैं, जैसा अभी हमने क्लास में थोड़ी देर पहले पढ़ा था, लीच, जोंक जो होती है, उसको तो मूव करने का कोई काम ही नहीं है, ना तो उसको पानी में रहना है ना उसको लैंड पे रहना है। वो तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के, कोई भी कैटल के जो है बॉडी पे रहती है, बॉडी के ऊपर, और उसी से वो ब्लड को सक करती है। दे आर ब्लड सकिंग, और उसी के थ्रू उसको मूव करना है। तो इनमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन है उसे कहते हैं सकर्स, बिकॉज they help in locomotion as well as in blood sucking, so they are called suckers. And these are the locomotory organ in, किस में मिलते हैं ये? they are found in blood sucking ectoparasites. ectoparasites. All right, so this is the locomotory organs. आप इसे नोट करें, फिर हम रीड करेंगे इसका जो है क्लासिफिकेशन। ओके, ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एनेलिडा। अभी आपको मैंने बताया था कि इनका जो बेसिस होता है वो होता है लोकोमोटरी ऑर्गन। So let us write that the basis is locomotory organ. All right. इन्हें 5 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें से शुरू की 3 क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
कई बुक्स में आपको केवल 3 ही क्लासेस मेंशन मिलेंगी, बट हमें 5 क्लासेस पढ़नी है क्योंकि सब पे क्वेश्चंस पूछते हैं. सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द फर्स्ट क्लास, क्लास 1. ये मेरीन वाटर में रहते हैं, जो अभी हमने बात की थी. पैरापोडिया यूज करेंगे. इनमें एक प्रॉपर हेड बना हुआ होता है. तो आइए पहले इसका नाम लिखते हैं. इन्हें कहते हैं पॉलीकीटा. द नेम ऑफ द क्लास इज पॉलीकीटा. क्या कैरेक्टर्स हैं इस क्लास के, आइए लिखें हम. दे यूज पैरापोडिया फॉर लोकोमोशन. पैरापोडिया क्या थे? फ्लैट लीफ लाइक फॉर लोकोमोशन. All right, now let's talk about their habitat. They will be marine annelids. They have a proper head, so you can write that distinct head present. इस क्लास का टिपिकल एग्जाम्पल होता है स्टूडेंट्स नीरस, जो बहुत खुराफाती था. अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी. यूनिसेक्सुअल था, सारे रूल्स तोड़ देता था और वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करता है, जिसे हमने पढ़ा था ट्रोकोफोर लार्वा. तो आइए उस चीज को हम यहाँ लिख लेते हैं. दैट दे शो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है लार्वा प्रेजेंट, लार्वल स्टेज इसमें मिलती है. ऑल राइट, एंड नाउ लेट अस राइट डाउन दी एग्जाम्पल्स. इसमें हमें 5 एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं. पांचों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. इट शुड बी लर्न बाय हार्ट. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ लेते हैं, या तो एग्जाम्पल का नाम लेके पूछेंगे कि इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, या उसका हैबिटेट की बात करेंगे, या टाइप ऑफ डेवलपमेंट. पहला जो इस ग्रुप का मेन हीरो है, खुराफाती नीरस. नीरस जो होता है ये ओशियंस के अंदर सैंड में रहता है एंड देन इट कम्स आउट इन द नाइट फॉर हंटिंग. तो क्योंकि सैंड में बिल बना के रहता है, इसे सैंड वर्म भी कहते हैं, या इसे क्लैम वर्म कहते हैं, या इसे रैग वर्म कहते हैं. तीनों कॉमन नेम्स जो हैं ये आपको आने चाहिए. तीनों पे क्वेश्चन आता है. सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से सैंड वर्म है. ओके, सो द फर्स्ट मेन मेंबर. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसे हम कहते हैं पैडल वर्म. ये बिल्कुल साइकिल के पैडल की तरह लगता है. द नेम इज कीटोप्टेरस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैडल वर्म. इसकी एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है जो और किसी एनेलिडा में नहीं मिलती है. ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है. बिल्कुल आपको एकदम सही याद आया है, हमने टीनोफोरा में पढ़ा था. ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल्स जो लाइट को एमिट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं डार्क में, चमकते हैं वो अंधेरे में, उन्हें हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंट. सो इट इज बायोल्यूमिनेसेंट. दैट इज इट एमिट्स लाइट. अंधेरे में ये ब्लू ग्रीन लाइट एमिट करता है, चमकता है. ओके, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. इट इज बायोल्यूमिनेसेंट. नाउ थर्ड एग्जाम्पल, इसे कहते हैं समुद्री चूहा. ये बिल्कुल माउस की तरह लगता है. वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों पे खूब क्वेश्चन आता है. द नेम इज एफ्रोडाइट और सी माउस. इट लुक्स एग्जैक्टली, आप नेट पे देखोगे बिल्कुल चूहे जैसा दिखता है. नाउ द फोर्थ एग्जाम्पल इज, ये कोको कोला बहुत पीता था, इसका नाम है एरेनिकोला. ओके, एरेनिकोला. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लगवर्म, LUG, लगवर्म. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द लास्ट एग्जाम्पल इज साबेला. ये बिल्कुल जो मोर के पंख होता है, पीकॉक का फेदर, उसकी तरह दिखता है. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पीकॉक वर्म. ये सब मेरीन वाटर में मिलते हैं. पैरापोडिया को यूज करते हैं लोकोमोशन के लिए. सो दे आर क्लासिफाइड अंडर द फर्स्ट क्लास. आप नोट करें, फिर वील मूव ऑन टू द सेकेंड क्लास.
नाउ लेट्स रीड अबाउट द सेकेंड क्लास. क्लास 2. ये लैंड पे मिलने वाले हैं, इन्हें कहते हैं ओलिगोकीटा. पहली क्लास थी पॉलीकीटा, सेकेंड क्लास है ओलिगोकीटा. ऑलराइट, लैंड पे मिलेंगे, हमने अभी अभी रीड किया है. लोकोमोशन के लिए क्या यूज करेंगे? सीटी. हाँ, ये तो सबको याद है, दे विल यूज सीटी. सो दे यूज सीटी. जो एस शेप के काइटिन के बने हुए स्ट्रक्चर्स थे, दे यूज सीटी फॉर लोकोमोशन. एंड दे विल बी टेरेस्ट्रियल. दैट मीन्स दे विल बी फाउंड ऑन लैंड. टेरेस्ट्रियल. इनमें जो हेड है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता. देयर इज नो डिस्टिंक्ट हेड. नो डिस्टिंक्ट हेड. और डेवलपमेंट जो है केवल पॉलीकीटा में इनडायरेक्ट था, बाकी सब में कैसा होगा? डायरेक्ट. दैट मीन्स देयर विल बी नो लार्वल स्टेज. सो डायरेक्ट डेवलपमेंट. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स. इसमें आता है गार्डनर्स का प्रिय, दैट इज अर्थवर्म. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज अर्थवर्म. अर्थवर्म कई सारी स्पीशीज होती हैं, कुछ नॉर्थ इंडिया में मिलती हैं, कुछ साउथ इंडिया में. तो पहला एग्जाम्पल है इसका फेरेटिमा. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्थ इंडियन अर्थवर्म. इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स जब हम अर्थवर्म को इंडिविजुअली पढ़ेंगे. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मेगास्कोलेक्स. ये इसको बोलते हैं साउथ इंडियन अर्थवर्म, बिकॉज दिस इज मोर कॉमन इन साउथ इंडिया. सो दिस इज साउथ इंडियन अर्थवर्म. तीसरी स्पीशीज जो है इस ग्रुप की वो है ल्यूम्ब्रिकस. ये यूरोप में मिलता है, इंडियन नहीं है ये ल्यूम्ब्रिकस. हालांकि अभी इंडिया में भी मिलता है. कैसे? ये कई सारे शिप्स के थ्रू इंडिया में भी आ गए हैं, शिप्स में घुस के. बट हमें याद होना चाहिए दैट दिस इज अ यूरोपियन अर्थवर्म. तीनों ही अर्थवर्म्स हैं. ओके, एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट मेंबर इज ट्यूबीफेक्स. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स क्योंकि ये कीचड़ में या जो गटर होता है वहाँ पे मिलता है. और इसको देख के आप समझ सकते हैं कि इस एरिया में नीचे कहीं पे तो भी बहुत ज़्यादा गंदगी होगी, सीवेज होगा. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्लज वर्म, क्योंकि ये कीचड़ में मिलता है या सीवेज पे मिलता है, तो सीवेज वर्म. और इसे ब्लड वर्म भी बोलते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज द सेकेंड क्लास. नाउ लेट अस रीड अबाउट द थर्ड क्लास. आप लोग इसे नोट करें, फिर हम रीड करेंगे थर्ड क्लास. आइए अब हम पढ़ते हैं इसकी थर्ड क्लास. थर्ड क्लास में आएंगे ब्लड सकिंग. सो द क्लास 3 इज, इट इज कॉल्ड द क्लास हिरुडीनिया. इस क्लास का नाम है हिरुडीनिया क्लास. इसमें आती हैं लीचेस. लीचेस के बारे में हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी हैं. जैसे अभी अभी हमने पढ़ा था कि दे यूज़ सकर्स फॉर लोकोमोशन. ओके, इसमें जनरली 2 सकर्स होते हैं, एक एंटीरियरली एंड एक पोस्टीरियरली. 2 होते हैं इनमें. ओके, अब ये कैसी होती हैं? दे आर ब्लड सकिंग एंड दे आर एक्टोपैरासाइट्स. ये किसी दूसरी कैटल्स, आपने अगर देखा हो कभी तालाब वगैरह पे, कोई अगर विलेज बैकग्राउंड का हो तो भैंस पे, उन पे, गाय पे ये जौंक इनकी बॉडी पे चिपक जाते हैं. सो दे आर फ्रेश वाटर एक्टोपैरासाइट्स. दैट मीन्स दे लिव ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज they are blood sucking. that means they are sanguivorous. खून चूसने वालों को बोलते हैं sanguivorous. तो अगर आपका कोई फ्रेंड है जो आपका बहुत खून चूसता है तो आप उसे बोल सकते हैं that don't be a sanguivorous animal. so they are sanguivorous. now इनके कुछ और कैरेक्टर्स हैं स्टूडेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है. इनमें भी कोई डिस्टिंक्ट हेड नहीं मिलता है, इनमें भी डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है. दैट मीन्स देयर विल बी नो लार्वल स्टेज. पर इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि सभी लीचेस में जो नंबर ऑफ बॉडी सेगमेंट है वो फिक्स होता है 33.
जबकि बाकी सब स्पीशीज में अलग अलग हो सकता है। जैसे अर्थवर्म में, किसी अर्थवर्म में 100 होते हैं बॉडी सेगमेंट्स, किसी में 120 होते हैं, पर इनमें फिक्स होते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछते हैं। सो दे हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ बॉडी सेगमेंट्स। और कितना नंबर होता है? 33। ये नंबर भी पूछा जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, हमने पढ़ा था कि सभी एनेलिडा में क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, बट इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी इनका जो ब्लड है वो बड़ी बड़ी जो बॉडी की सीलोम है उनमें भरा रहता है, उसे हम हीमोसीलोम कह देंगे। हीमो मीन्स ब्लड, सीलोम बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी में ब्लड भरा है तो इसे आप कह सकते हो हीमो यानी ब्लड से फिल्ड सीलोम, हीमोसीलोमिक सिस्टम। ऑलराइट, नाउ इस क्लास के स्टूडेंट दो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और हमें रीड करने हैं। पहला कि इनमें एक जो मीजोडर्म है वो एक बड़ा स्पेशल टिश्यू बनाती है जिसे हम बोलते हैं बोट्रॉइडल टिश्यू। सो दे हैव स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बोट्रॉइडल टिश्यू किस एनेलिडा में मिलता है? नोन एज बोट्रॉइडल टिश्यू। आपको नाम लर्न होना चाहिए, बोट्रॉइडल, बोट्रॉइडल टिश्यू। ऑलराइट, अब क्योंकि ये कैटल से या जो भी होस्ट है उससे ब्लड सक कर रहे हैं, आप जानते हैं कि हमारा जो ब्लड है, हम अगर जैसे ही हमारा खून जब कट लगे और ब्लड बहना शुरू हो तो थोड़ी देर में क्या होता है, वो क्लॉट हो जाता है। तो इनमें भी वो ब्लड कहीं क्लॉट नहीं हो जाए जब ये अंदर लें, क्योंकि ये तो ब्लड को ही फूड की तरह ले रहे हैं। तो इनके सलाइवा में नेचर ने एक एंटी क्वागुलेंट विच स्टॉप्स द ब्लड फ्रॉम गेटिंग क्वागुलेटेड और क्लॉटेड सब्सटेंस इनको जो है दिया है, जिसे हम कहते हैं हिरुडिन, और उसी के नाम पे इस क्लास का नाम हिरुडीनिया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमनली पूछा जाता है। सो सलाइवा कंटेन्स anticoagulant, that means so that the blood will not get clotted, called hirudin. This is important. ऐसा कुछ अभी तक हमने दोनों क्लासेस में रीड नहीं किया था। All right, and now the example. इसमें हम एक ही एग्जाम्पल रीड करेंगे, दैट इज हिरुडिनेरिया। हिरुडीनिया तो क्लास का नाम है और एग्जाम्पल जो है वो है हिरुडिनेरिया। इसे कैटल लीच बोलते हैं। ये मैं उसी लीच की बात कर रही हूँ जो मैंने आपसे कहा था तालाब पे भैंस के शरीर पे मिलती है, कॉमनली जौंक। कैटल और फ्रेश वाटर लीच, इस पे कॉमनली क्वेश्चन पूछते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द थर्ड क्लास। आप इसे नोट करें, फिर हम दो और क्लासेस पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज वर द 3 important classes which should be learned by heart, but there are also other 2 classes which you should know, जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। The 4th class is class Archaeannelida। नाम से ही समझ में आ रहा है, आर्की मीन्स पुराने, दे आर प्रिमिटिव एनालिड्स। इनमें अभी तक सेगमेंटेशन पूरी तरह हुआ नहीं है। इनमें इंटरनल सेगमेंट्स तो बन गए हैं सेप्टास, बट बाहर से सेगमेंटेशन नहीं है। सो वी कैन राइट दैट एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इज फेंट। इंटरनल तो है बट एक्सटर्नल सेगमेंटेशन अभी पूरी ठीक से बना नहीं है। आप कह सकते हो फेंट या एब्सेंट। ऑलराइट, ये भी मेरीन वाटर में मिलते हैं, दे आर ऑल्सो मेराइन। और इनमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है, नाइदर डू दे हैव सीटी नॉर दे हैव पैरापोडिया, नो लोकोमोटरी ऑर्गन। ओके, इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं जो हमें लर्न होने चाहिए स्टूडेंट्स। दे आर, द एग्जाम्पल्स आर पॉलीगॉडियस and the other example is Dinophilus.
इन पे जो मेन क्वेश्चन आता है वो इसी पॉइंट पे आता है कि इनमें ट्रू सेगमेंटेशन नहीं मिलता है, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल सेगमेंट्स. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द लास्ट क्लास इज कॉल्ड Echiuridae. क्लास Echiuridae. इस क्लास को पहले स्टूडेंट्स एक अलग फाइलम माना जाता था, अब इसको एनेलिडा में क्लासिफाई एक क्लास के रूप में किया है क्योंकि इसमें सेगमेंटेशन मिलता ही नहीं है, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल. सो दे आर एनेलिड्स, लेकिन इनमें जो यूनिक कैरेक्टर है एनेलिडा का, दैट इज सेगमेंटेशन, इट इज एब्सेंट. सो सेगमेंटेशन बोथ internal and external absent, and this is an important question. All right, now we'll move on directly to the examples. इसके दो एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स. एक तो याद रखना बहुत सिंपल है, Echiuridae क्लास है तो एग्जाम्पल हो गया Echiurus. ये तो बहुत इजीली आप याद कर सकते हो. इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बॉटनी में जेनेटिक्स में भी पढ़ाएंगे. इसे कहते हैं बोनेलिया विरिडिस. क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स? बोनेलिया जो है इसमें बहुत रिमार्केबल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिलता है. दैट मीन्स मेल और फीमेल जो हैं वो बाहर से एक्सटर्नल अपीयरेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं. सो दिस हैज़ रिमार्केबल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. ये जेनेटिक्स में भी आप पढ़ते हैं और इस पॉइंट पे क्वेश्चन आता है. डायमॉर्फिज्म, ऑलराइट. कैसे? इसकी जो फीमेल है वो करीब 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, जबकि इसका जो मेल है वो केवल आधा सेंटीमीटर होता है. ओके, मेल इज ओनली 0.5 mm लॉन्ग, आधा सेंटीमीटर मुश्किल से, और फीमेल एकदम लंबी चौड़ी डिम्बा जैसी 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग. और जो मेल होता है वो फीमेल की बॉडी के अंदर रहता है, लिव्स इन फीमेल बॉडी. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, आप इसका नोट कर लें अच्छे से, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं. इसके बाद अब हम जैसा हर फाइलम में पढ़ते हैं लास्ट में ट्रिक पढ़ेंगे टू रिमेंबर ऑल द एग्जाम्पल्स टुगेदर. प्लीज नोट इट डाउन. ऑलराइट स्टूडेंट्स, now let's learn the trick to remember all the examples of all the 5 classes. हमारी ट्रिक है, अभी अभी मार्केट में लॉन्च हुई है नई ऑडी. सो न्यू अमेजिंग ऑडी सेडान कार लाई मशीन पावर एंड टेक्निक with good horsepower, power driving, balance and efficiency. All right, so now let's see all the examples. N सबसे खुराफाती, रूल्स तोड़ने वाला, नीरस, that is sandworm. Now A stands for Aphrodite, that is sea mouse. This A stands for जो कोला बहुत पीता है, कोका कोला, एरेनिकोला. All right. S stands for Sabella, peacock worm, and C stands for Chaetopterus or pedal worm. These are all the 5 examples of first class, that is Polychaeta. Now let's see the examples of Oligochaeta. Lumbricus, that is European earthworm. Then M stands for Megascolex, South Indian earthworm. Ferretima, that is North Indian earthworm. And the bloodworm, that is Tubifex. Okay, now हिरुडीनिया क्लास का एक ही एग्जाम्पल हमने पढ़ा है जिसे कैटल लीच कहते हैं, और हिरुडिनेरिया. आर्किनेलिडा जिनमें एक्सटर्नल सेगमेंटेशन नहीं मिलता था, इंटरनल प्रेजेंट था. एग्जाम्पल्स आर पॉलीगॉडियस एंड डाइनोफिलस. एंड द लास्ट क्लास जिसमें ना तो इंटरनल सेगमेंटेशन है ना एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है, B stands for Bonelia जिसमें sexual dimorphism मिलता है, and E stands for Echiurus. So this is the trick, that is new amazing Audi sedan car, lie machine power technique with good horsepower, power driving, balance and efficiency. So with this we have completed the next phylum, that is
phylum Annelida. In the next class, we'll read phylum Arthropoda, which is the largest phylum of animal kingdom. Till then, happy learning and have a happy day. Thank you.